ओके। तो लास्ट में हमारे जो 4 लेक्चर आ चुके थे उसमें हमने बेसिकली साइटोलॉजी था वो उसको स्टार्ट कर दिया था। किसके बारे में हमने बात करी थी? जो साइटोलॉजी थी, यानी कि साइटोलॉजी जो सेल थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस किया था उसके अंदर में। और सेल जो था उसका बेसिक स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पर बात करी थी। तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में क्या क्या आ रहे थे भाई, ये मैंने आप लोगों को वहाँ पर बताया था कि इसके अंदर में न्यूक्लियस होता है, देन न्यूक्लियोलस होता है, और फिर हमारे पास में क्रोमेटिन, गोल्गी एपरेटस, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल होती है। ठीक है। और राइट लेफ्ट साइड में मैंने आप लोगों को याद करवाया था माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोप्लाज्म के नाम से आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करी गई हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर में जो चीज़ें डिफाइन करी गई हैं, इनमें इनका डिस्कवर किसने किया था, यानी इनके बारे में किसने बताया था। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जो सेल्स होती हैं वो हम दो तरीके की पढ़ते हैं। कौन कौन सी भाई? एक होती है हमारे पास में प्लांट सेल होती है, या एक एनिमल सेल होती है। यानी कि प्लांट सेल होती है उनको बोलते हैं हम पादप कोशिकाएं, और जो हमारे पास में एनिमल सेल्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं? प्राणी कोशिका के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है। तो चलिए दोनों के अंदर में डिफरेंस देख लेते हैं। जो एनिमल सेल्स होती हैं, आपको सेल वॉल के बारे में बताया था मैंने कि कोई एक सेल आपके पास में और उसके चारों तरफ में ये एरिया बना हुआ है। ठीक है। तो ये जो है उसको जो बचाव कर रही है, यानी कि जो उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जिसको हमने किस नाम से जाना था? सेल वॉल के नाम से जाना था। ठीक है। उसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ये एनिमल सेल्स के अंदर में एब्सेंट होती है, लेकिन ये जो हमारे पास में प्लांट सेल्स होती है उनके अंदर में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। दूसरा आपने पढ़ा था मेरे साथ में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है, यानी कि आपने सेल देखी और उसके अंदर में छोटे छोटे क्या है, एक लिक्विड टाइप में भरा हुआ है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। इसके अंदर में जो हमने सेल मेम्ब्रेन के नाम से आपने उसको जाना होगा, तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये किसमें भाई? ये दोनों के अंदर में यहाँ पर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है। और नेक्स्ट आपने देखा था क्लोरोप्लास्ट। भाई एनिमल जो हम हैं वो हम खाना थोड़ी ना बना सकते हैं, हमारे पास में खाने बनाने की फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी नहीं है। तो एनिमल सेल्स के अंदर में कहीं पर भी आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जो आप प्लांट सेल देखेंगे उनके अंदर में ये बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसके अंदर में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो इसके अंदर में प्रेजेंट रहते हैं। बात करेंगे क्या होते हैं सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है। लेकिन प्लांट सेल्स होती हैं उसके अंदर में क्या होते हैं? ये बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे चीज़ों को बात करते हैं कि जो चीज़ें हमने डिस्कस करी थी आखिर में इनका इन्वेंशन किसने किया था। ठीक है ना। साइटोलॉजी के अंदर में इनका जो बात कर रहे हैं, जैसे न्यूक्लियस था, किसने इसके बारे में डिस्कस किया था, किसने इसके बारे में बताया था? सबसे पहले हमारे पास में न्यूक्लियस आता है भाई। तो न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बारे में बताया था। कब बताया था ये? 1833 के अंदर में बताया था। तो आप लोगों को समझ में आई कि न्यूक्लियस मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मेरे पास में एक पूरा सेल है, तो इसके बीच में जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। तो ये किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बारे में बात करी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मैंने आप लोगों को शायद पिछली क्लास में नहीं बताया होगा। तो ये होता है कि भाई ये न्यूक्लियस है हमारे पास में। ठीक है। तो ये न्यूक्लियस जो है इसके अंदर में क्या क्या होते हैं? पहला तो एक होता है न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और दूसरा इसमें क्रोमेटिन होता है। ठीक है। क्रोमेटिन दो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो लेकिन इसके अंदर में क्या है? लिक्विड भी भरा होता है, एक छोटा जो लिक्विड होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। जो लिक्विड बाहर होता है, ये आपके पास में एक सेल है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के बाहर जो है सेल और सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, तो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर में लिक्विड होता है उसको किस नाम से जानते हैं? प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में किसने बताया था? कार्टी एंड डुजार्डिन ने इसके बारे में बात करी थी। कब करी थी? 1838 में इसके बारे में बात करी थी। प्रोटोप्लाज्म आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो फिगर मेरे पास में बनी हुई है, तो ये यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये छोटे छोटे जो बीच में डॉट्स बने हुए हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं? ये तो होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कोशिका ध्रुव के नाम से जानते हैं आप। ठीक है। और ये जो मेरे पास में न्यूक्लियस बना हुआ है ना, इसके अंदर में जो छोटे छोटे आपको दाने दिख रहे हैं, एक लिक्विड टाइप में दिख रहा है, ये मेरे पास में होता है बेसिकली प्रोटोप्लाज्म के नाम से आप इसको जानते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। कहाँ तक आगे भाई? प्रोटोप्लाज्म तक हम आ गए। तो ये जीव द्रव्य के नाम से आप इसको जानते हैं। तो इसका सिद्धांत किसने दिया था? पहले तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया, लेकिन इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो ये साइंटिस्ट थे, सूल्ज थे। सूल्ज ने इसके बारे में बात करी थी। कब करी थी? 1861 में इसके बारे में बताया था। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस के बारे में मैंने आप लोगों को अभी तक बताया नहीं था। तो गोल्गी एपरेटस बेसिकली क्या होते हैं कि आपने देखा था कि भाई जैसे हमारे पास में सेल है, ये सेल मेरे पास में है,
तो ये करेगी क्या, यानी कि यहाँ पर जितने भी सिंथेसिस हुए हैं, ये देखो जो हमारे पास में प्रोटॉन थे, जो हमारे पास में राइबोसोम्स थे, ये प्रोटॉन को सिंथेसिस करते हैं। तो गोल्जी जो हमारे पास में अपरेटस होते हैं, बेसिकली इनकी मूवमेंट करवाने के लिए काम आते हैं, यानी कि एक बस के रूप में काम आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जो प्रोटीन्स हैं उनको ले जाने के लिए काम आते हैं। तो इसके बारे में किसने डिस्कस किया था भाई, यहाँ पर जो इसकी डिस्कवरी करी थी, इसके बारे में जो बात करी थी, वो बात करी थी कैमिलियो गोल्जी ने, ठीक है। जैसा कि इनका नाम के पीछे क्या लगा है, गोल्जी लगा हुआ, तो उसी के नाम पे इनको रख दिया गया गोल्जी अपरेटस के नाम से आप जानते हैं। कब करी थी भैया, 1867 में इसके बारे में बात करी थी, ठीक है। क्रोमोजोम्स आपने बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ा है। क्रोमोजोम्स क्या होता है, जो क्रोमेटिन वगैरह से हमारे पास में सेल डिवीजन के टाइम पे चेंज हो जाते हैं। ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनमें कितने होते हैं भाई, 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 46 टोटल क्रोमोजोम्स होते हैं उसके अंदर में। किसने किया था, वाल्डेयर ने इसके बारे में बात करी थी, कब, 1888 में इसके बारे में बात करी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम आपने पढ़ा था कि किस काम आता है भाई, ये प्रोटीन जो होते हैं उनको सिंथेसिस करने के काम आता है। तो किसने की थी, पेलाडे ने इसके बारे में बात करी थी, कब, 1955 में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आप लोगों के एग्जाम में इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि साइंटिस्ट ये बताओ राइबोसोम किसने किया था, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये एक स्पेशल, इसी के लिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लास बनाई है। वैसे सेल थ्योरी थी हमारी, वो पिछली क्लास के अंदर में 80 to 90% वहाँ पर कवर हो चुकी थी, कुछ 10-5% है वो यहाँ पर मैं इस लेक्चर के अंदर में आपका कवर करवा दूंगा, ठीक है। देखिए मैं फिर कहूँगा कि बायोलॉजी है, आप नाम थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन समझना, अगर आप एक बार में समझ गए ना चीज़ों को, तो इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है। एक दो बार में आप रिवाइज कीजिए, इन लेक्चर्स को एक दो बार रिवाइज करते रहिए, बार बार देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लैरिटी के साथ में आपके माइंड में वन स्टॉक में एक साथ में सेव होती चली जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने में पढ़ा भी था कि भाई बेंडा ने इसके बारे में इसका नाम दिया था, और बेसिकली इसको डिस्कवर किसने किया था भाई, कोई बताएगा मेरे को। बिल्कुल, जैसा हमने पिछली क्लास के अंदर में पढ़ा था कि इसकी जो खोज करी थी वो किसने करी थी, एल्टमैन ने करी थी, और इनका नाम था वो किसने दिया था, वो दिया था बेंडा, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बात करी थी। कुछ लोगों का डाउट था कि 1886 1890, भाई 1886 है, ठीक है, ऑथेंटिक डेटा है। यहाँ पर मैं ऑथेंटिक डेटा के साथ में ही आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, तो आप बेफिक्र होके बिना कोई टेंशन के आप इसको टिक कर सकते हैं अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 1886 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास में, आ जाओ भाई, अब कौन रह गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में आता है जीन। जीन बेसिकली क्या करते हैं, जिनको हम इसका जो है किसके बारे, किसने बताया था, जॉनसन थे, उन्होंने इसके बारे में बात करी थी, कब, 1909 में। जीन का किसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जीन जो है, इसका काफी इंपॉर्टेंट है ये, जीन के बारे में आपको याद रहना चाहिए। किसने बात करी थी, जॉनसन ने करी थी, कब, 1909 के अंदर में बात करी थी। फिर एक टर्म हमारे पास में आती है जंपिंग जीन। जंपिंग जीन की किसने बात करी थी, मैक फ्लिंटॉफ ने करी थी। किसने करी थी भाई, मैक फ्लिंटॉफ के बारे में। ये अभी आपके सिलेबस में आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड हमारे इंडिया के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बात करी थी, इसकी खोज करी थी बेसिकली। इनका नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हरगोविंद खुराना। फिर से मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिएगा। जीन थे उनके बारे में तो डिस्कस किया था जॉनसन ने, लेकिन जेनेटिक कोड के बारे में कि भाई ये मान लो आपके ग्रैंड पेरेंट हैं, ठीक है, ये आपके पेरेंट्स हैं और ये आप खुद हैं, यानी कि सेल्फ हैं, और ये आपकी जो आगे की जनरेशन आएगी वो है। तो ये किस तरह से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के पास में कैसे फ्लो हो रहा है जीन्स का, तो वहाँ पर जो एक कोडिंग बताई गई थी, उस कोड के बारे में, पूरा कोड है कि कैसे जीन्स जो है ट्रांसफर होते हैं, उसके बारे में बात करी थी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, इसके बारे में बात करी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समसूत्री विभाजन, ठीक है। दो चीजें हमारे पास में आएगी, एक मिटोसिस प्रोसेस होती है और एक हमारी होती है मियोसिस प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी देर में उनके बारे में नीचे डिस्कस भी करेंगे कि भाई हमारे पास में दो तरह की प्रोसेस होंगी, कौन कौन सी, मिटोसिस और एक हमारे पास में मियोसिस होगी, ठीक है। तो जो समसूत्री होती है उसको हम जानते हैं किससे, मिटोसिस बोलते हैं, और जो हमारे पास में अर्धसूत्री विभाजन होता है उनको हम बोलते हैं मियोसिस के नाम से। तो जो सेल्स हैं, यानी कि आपने एक सेल बना रखी है भैया, आपने सेल का स्ट्रक्चर ये पढ़ा हुआ है। अब ये सेल हमेशा एक तो रहेगी नहीं भाई, अब मान लो इसको रिप्रोडक्शन हुआ तो ये क्या करेगी, दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि अपना क्या कर लेगी, ये डिवीजन करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो जो डिवीजन करेगी, बेसिकली जो डिवीजन यहाँ पर हो रहा है, तो वो किस तरह से हो रहा है, दो तरीके हैं उसके, बेसिकली तीन तरीके से हम जानते हैं, लेकिन मेन हमारे पास में दो है, मिटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में डिवीजन हो रहा है, इन्हीं को यहाँ पर हम पढ़ते हैं जब यहाँ पर बात करें कि समसूत्री विभाजन है यानी कि मिटोसिस है, अर्धसूत्री विभाजन है यानी कि मियोसिस है। अब बात करें कि भाई किसने इनके बारे में बात करी थी, यानी कि किसने इनको डिस्कवर किया था, यानी किसने इनका नाम दिया था कि भाई ऐसे भी सेल जो है वो डिवाइड कर जाती हैं। तो वहां पर किसने बात करी थी इसकी, अगर समसूत्री की बात करो तो वॉल्टर फ्लेमिंग ने बात करी थी, और अर्धसूत्री यानी कि मिटोसिस के बारे में बात करें तो ये दिया था किसने, फॉर्मर तथा
मुरे ने। कौन कौन से थे? फॉर्मर और मुरे, दो लोग थे भाई, इन्होंने इसके बारे में अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बात करी थी। अर्धसूत्री आपको समझ में आ गए होंगे, मिटोसिस एंड मियोसिस के बारे में देखा था। ठीक है, एक बार जल्दी से मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कौन कौन सी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी है भाई। तो यहाँ पर आप लोगों ने मेरे साथ में पढ़ी है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। प्रोटोप्लाज्म किसने? कार्टी एंड डिजार्डी ने किया था। और इसका सिद्धांत था प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य सिद्धांत जो था शूल्स ने दिया था। गोल्गी अपरेटस आप लोगों को कैमिलियो गोल्जी है। ठीक है, ईयर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको इनके नाम याद जरूर रहने चाहिए। ठीक है, क्रोमोजोम के बारे में वोल्डेयर ने बात करी थी। राइबोसोम्स पेलाडे ने बात करी थी। लाइजोसोम्स आप लोगों को पता है कि सुसाइडल बैग्स होते हैं, इनके बारे में बात करी थी। डी डुबे ने इनके बारे में बात करी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया है, बेंडा ने इसके बारे में बात करी थी। एल्टमैन ने इसको डिस्कवर किया था और बेंडा ने इनका नाम दिया था। नेक्स्ट हमारे पास में जीन है, जीन किसने? जॉनसन ने बात करी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाई कौन से? जंपिंग जीन। जंपिंग जीन नॉट मच इंपॉर्टेंट बट यू कैन रिमेंबर मैक फ्लिंटॉफ। नेक्स्ट जेनिक कोड हमारे इंडिया के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके बारे में बात करी थी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें समसूत्री और अर्धसूत्री। तो समसूत्री था वो किसने बात करी थी? वॉल्टर फ्लेमिंग ने। और अर्धसूत्री जो थे वो किसने बात करी थी? फॉर्मर और मुरे, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बात करी थी। चलिए, ये तो था भाई हमारा कि किस किसने इन चीजों के बारे में बात करी थी। अब हम देख लेते हैं कि भाई जो सेल डिवीजन मैंने आप लोगों को बताया कि सेल जो है 1 से 2 में कन्वर्ट हो रही है, 2 से 4 में हो रही है, यानी कि किस तरह से अपने आप को डिवाइड कर रही है, तो उसको कितने हिस्सों में हम बांट सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास में 3 तरीके होते हैं उसको बांटने के, यानी कि सेल जो है अपने आप को 3 तरीके से डिवाइड कर सकती है। कौन कौन से तरीके हैं भाई सेल डिवीजन के? तो सेल डिवीजन का पहली तो चीज ये भाई, किसने इसके बारे में बात करी थी कि सेल डिवीजन जो है, तो ये थे विर्चाउ जो थे 1855 में। इन्होंने कहा था कि भाई ये देखो, अर्धसूत्री और उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि कौन किसने? फ्लेमिंग ने और विजमैन ने इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन जो बात करी थी, यानी कि सबसे पहले जिसने देखा था माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, जिसको देखा था, तो वो साइंटिस्ट अगर बात करें तो किसने देखा था भाइयों? अगर आपसे पूछ लिया जाता तो विर्चाउ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल डिवीजन को अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा भाई, सेल डिवीजन है, बात करें सेल डिवीजन होता क्या है, तो सेल डिवीजन है एक से अलग अलग में अपने आप को तोड़ देना, यानी कि कन्वर्ट कर देना। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। तो पहला कौन सा है भाई? असूत्री हो गया, दूसरा हमारे पास में समसूत्री हो गया, और तीसरा हमारे पास में अर्धसूत्री विभाजन हो गया। यानी कि अगर हम असूत्री की बात करें तो एमिटोसिस के नाम से हम जानते हैं, समसूत्री बोले तो मिटोसिस के नाम से आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, और लास्ट हमारे पास में अर्धसूत्री है, तो इसको आपने किस नाम से जाना है? मियोसिस के नाम से जाना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर जो डेटा दे रखा है, किसने किया था? विर्चाउ ने किया था। क्या देखा था इन्होंने? सेल डिवीजन देखा था। फिर हमने सेल डिवीजन की बात करी है, तो सेल डिवीजन कैसे कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे हम। चलिए देख लेते हैं एक एक करके हम यहाँ पर क्या क्या होते हैं इसके अंदर में। ओके, एक मिनट, चलिए देखो, जो हमारे पास में एमिटोसिस है, इसके अंदर में बेसिकली होता क्या है कि भाई जो कोशिकाएं यानी कि जो सेल्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती है। यानी कि जैसे आपने बात करी कि मेरे पास में एक सेल है, तो इसके अंदर में क्या क्या होता है भाई? न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इसके अंदर में सारे जो पार्टिकल्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं ऊपर प्लांट सेल में और हमारे एनिमल सेल्स के अंदर में, तो ये जो सेल है ये कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है। किसके अंदर में? एमिटोसिस के अंदर में। जैसे हम बात करें एग्जांपल्स की बात करें, तो एग्जांपल्स इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे बैक्टीरिया हो गया, एल्गाई होगी, ग्रीन ब्लू और ग्रीन एल्गाई होगी, यीस्ट हो गया, अमोइबा हो गया, इन सब में ये डेवलप नहीं होता है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि अमोइबा है, अमोइबा के अंदर में किस तरह का सेल डिवीजन होता है? अमोइबा के बारे में आपने बताऊं मैं थोड़ा सा, तो इस तरह में कुछ इस तरह का शूडो इसका शेप होता है। तो इसके अंदर में ये अपने आप को, जैसे हमारे पास में सेल है, तो इसका जो न्यूक्लियस है अपने आप को डिवाइड कर लेता है इस तरह से, ठीक है ना, 1 से 2 में। यानी कि यहीं से क्या मैंने आप लोगों को शायद पिछली क्लास में भी दिखाया होगा कि ये मान लो है, तो इसकी अलग अलग फेज आएंगी। ये थोड़ी देर के बाद में 8 की शेप बना लेगा, फिर थोड़ी देर में यहाँ पर नेक जो है बिल्कुल दब जाएगी और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा ये, और लास्ट स्टेज में क्या हो जाएगा, ये अलग अलग में टूट जाता है। तो ये बेसिकली किस तरह की प्रोसेस हुई है, ये यहाँ पर इसका एमिटोसिस प्रोसेस हुई है। किसके अंदर में? बैक्टीरिया ले लो, अमाइबा ले लो, ये सब के अंदर में हमारी एमिटोसिस प्रोसेस होती है। यानी कि सेल जो है वो डिवाइड कैसे हो रही है? एमिटोसिस प्रोसेस से। हिंदी में बोले तो इसको असूत्री विभाजन, यानी कि कैसे भी इसका हो सकता है, ठीक है, विभाजन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें मिटोसिस के बारे में, तो पहली चीज इसकी इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई इसकी खोज किसने करी थी? तो खोज जो करी थी वो करी थी वोल्टेयर फ्लेमिंग ने, इसके बारे में बात करी थी। किसने करी थी भाई? एक बार जल्दी से मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिएगा, किसने इसके बारे में बताया था? वोल्टेयर फ्लेमिंग ने इसके बारे में बात करी थी, ठीक है, तो वोल्टेयर फ्लेमिंग हो गए। ठीक है, दूसरा इसके अंदर में क्या होता है कि ये जो विभाजन होता है ना, कायिक कोशिकाओं के बीच में होता है। अब बात करें कायिक कोशिकाएं होती क्या है, देखो हमारी बॉडी के अंदर में 2 तरह की सेल्स होती हैं। एक तो हमारे पास में रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने बात करें तो मेल के अंदर में होता है भाई स्पर्म होते हैं,
ठीक है, स्पर्म हो गए, और फीमेल जो होती है उनके अंदर में एग होता है। तो ये बेसिकली क्या होती हैं, ये हमारे पास में रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। इनको छोड़ के इन रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि स्पर्म और एग को छोड़ के जितनी भी हमारे पास में सेल्स होती हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं भाई, सोमेटिक। क्या नाम है, सोमेटिक के नाम से आप लोग जानते हैं इसको, ठीक है, सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। तो ये जो विभाजन है यानी कि मिटोसिस जो होता है वो हमेशा किसके अंदर में होता है, सोमेटिक सेल्स के अंदर में होता है, यानी कि हम हिंदी में बोले तो उसको कायिक कोशिकाओं के बीच में होता है। इसमें होता क्या है कि जो एक कोशिका होती है ना वो दो कोशिकाओं का निर्माण कर देती है, यानी कि एक हमारे पास में सेल है, ये क्या कर देगी, दो सेल्स को क्या कर देती है, डेवलप कर देती है। जिसके कारण देखो इसके अंदर में दूसरी चीज और है, जो इसके गुणसूत्र होंगे यानी कि जो इसके क्रोमोसोम्स होंगे वो दोनों के अंदर में सेम होंगे, दोनों के अंदर में क्या रहेंगे, हमारे पास में सेम रहते हैं इसके अंदर। अगर मान लो मेरे पास में 10 है तो इसके अंदर में 5 होंगे और इसके अंदर में 5 होंगे। या आप बात करें कि जिसके अंदर में दोनों के अंदर में सेम हमारे पास में क्या रहेंगे, क्रोमोसोम्स रहेंगे। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास में 10 है तो इसके अंदर में भी 10 होंगे और यहाँ पर भी हमारे पास में 10 होंगे, यानी कि सारे उसके जितने भी गुणसूत्र हैं वो सबकी संख्या सेम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें थे कि इसके अंदर में सबसे छोटी अवस्था, देखो मिटोसिस ये नहीं है कि एक बार में सीधा सेल आई और सीधा का सीधा डिवाइड हो गई है। तो क्वेश्चन आपका कैसे पूछता है, हरियाणा के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई सेल डिवीजन की जो इसकी सबसे छोटी स्टेज है यानी कि सबसे छोटी अवस्था है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको जानते हैं हम एना फेज के नाम से, एना फेज के नाम से हम जानते हैं। बहुत सारी फेजेस आती हैं, पहले जैसे मैंने अमाइबा के बारे में बात करूं तो अमाइबा में आपने, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, आपने देखा था कि इस तरह का हुआ, फिर उसके बाद में थोड़ा सा 8 इस तरह का बनाया उसने, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद में डिवाइड हो गई थी, क्या उसकी फेज होती जा रही है, इस फेज में गया, फिर इस फेज में, फिर इस फेज में आ गया। तो ये जो फेज हो रही है इसके अंदर में अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं इन फेजेस को। तो यहाँ पर हम बात करें कि मिटोसिस की जो सबसे छोटी फेज होती है वो क्या होती है, तो उसको हम जानते हैं एना फेज के नाम से। क्या नाम है भाई, एना फेज के नाम से जानते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मियोसिस के बारे में, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। पहले तो इसका देखो भाई, किसने इसको डिस्कवर किया था, तो इसकी जो खोज करी थी वो विजमैन ने करी थी। किसने करी थी, विजमैन ने इसके बारे में डिस्कस किया था। और इसका जो बिल्कुल डिटेल्ड जो स्टडी है किसने करी थी, यहाँ पर बात करें स्त्रास बर्गर ने इसके बारे में बात करी थी। किसने, स्त्रास बर्गर ने इसके बारे में बात करी थी। इसकी पूरी डिटेल जो थी वो इसका बात करें, उन्होंने इसका अध्ययन किया था, इसके बारे में डिटेल स्टडी किया था, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर आपने सोमेटिक सेल्स के बारे में बात कर ली, तो मैंने दो तरह की सेल्स बताई कि कौन सी हमारे पास में, एक सोमेटिक सेल है और दूसरी हमारे पास में कौन सी है, जल्दी से बताओ, रिप्रोडक्टिव सेल्स है। तो जो सोमेटिक सेल्स के अंदर में होता है यानी कि हमारी बॉडी की अदर जो भी सेल्स हैं, जैसे आपका हाथ है, हाथ के अंदर में भी बहुत सारे क्या होंगे, एक ऑर्गन है हाथ था आपका, और ऑर्गन अगर मैं ये बात करूँ हैंड है, हैंड भी किसी टिश्यू से जुड़ के बना होगा और टिश्यू जो है वो सेल से बनी होगी। तो ये जो सेल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे अदर देन एग और स्पर्म की होती हैं, तो उनको सोमेटिक सेल्स के नाम से जाना था। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं यानी कि मेल की बात करें तो स्पर्म हो गया और जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, और अगर बात करें तो फीमेल के अंदर में तो ये एग होता है, जो जिससे अगर मान लो स्पर्म और एग दोनों मीट कर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है, एक नए बात करें ऑफ स्प्रिंग का वहां पर जन्म होता है उसके बाद में, ठीक है, पूरा एक प्रोसेस के थ्रू पूरा एक फेज चलता है उसके अंदर में। तो ये जो विभाजन होता है बेसिकली जो जनन कोशिकाएं होते हैं यानी कि रिप्रोडक्टिव जो हमारे पास में सेल्स होती हैं उनके अंदर में ही होता है, ठीक है। किसके अंदर में भाई, मियोसिस प्रोसेस के अंदर में। और ये इसके अंदर में बात करें तो जैसे बात करें एक सेल है मेरे पास में, तो एक सेल से क्या बन जाएंगी, वो 4 सेल्स बन जाती हैं। ऐसे हमारे पास में क्या होती चली जाती है, प्रोसेस बनती चली जाती है। लेकिन 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 यहाँ पर ध्यान रखना भाई, जब ये सेल्स हैं तो इसके अंदर में मान लो 10 हैं, तो यहाँ पर जो रह जाएंगे इनके अंदर में जो गुणसूत्र हो जाएंगे यानी कि क्रोमोसोम्स इसके अंदर में रह जाएंगे, वो इनके हाफ रह जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या थे भाई, जो गुणसूत्र थे यानी क्रोमोसोम्स थे वो क्या रह गए, सेम रह गए। लेकिन यहाँ पर जब बात करें तो यहाँ पर क्या रह गए, उसके वहां पर आधे रह जाते हैं, यानी उनकी संख्या जो है वो हाफ रह जाती है। किसके अंदर में, मियोसिस के अंदर में। तो आपके क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहले तो भाई मिटोसिस, इसको तो आप छोड़ दो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है। बस यहाँ पर ये याद रख लेना कि भाई अमोइबा के अंदर में एमिटोसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। और मिटोसिस की बात करें तो इसके अंदर में क्या क्या पूछ सकता है कि भाई इसकी खोज किसने की थी, तो आपका आंसर होना चाहिए वाल्टर फ्लेमिंग ने, ठीक है। किसने, इसके किस में होता है, ये सोमेटिक सेल्स के अंदर में होता है। पता लग गया होगा सोमेटिक सेल्स कौन सी होती हैं, 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन इनके अंदर में गुणसूत्र होते हैं, उनकी संख्या क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। और एनाफेज इसके अंदर में सबसे छोटी अवस्था होती है, ठीक है। यहाँ पर बात करें मिटोसिस की तो मियोसिस की करें तो विजमैन ने किया था, और विस्तृत जो था वो स्त्रास बर्गर ने बात करी थी। ये केवल रिप्रोडक्टिव यानी कि जनन कोशिकाओं के बीच में होता है। और लास्ट हमारे पास में ये एक कोशिका से यानी कि एक सेल आप लोगों के पास में, तो उसमें से ये कितने में कन्वर्ट हो जाती है, 4 सेल के अंदर में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके अंदर में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है,
हाफ हो जाती है भाई। ठीक है, तो ये हमारा भाई आज का लेक्चर था, जिसके अंदर में हमने बेसिक जो चीज़ें हमारे पास में छूट गई थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। जो हमने सेल्स के आपकी सेल थ्योरी लगभग यहाँ पर 95% कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, छोटा सा एक मैं और बता दूं कि कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, शायद हमने ये डिस्कस भी कर लिया होगा कि भाई सेल के अंदर में सबसे ज़्यादा जो केमिकल कंपोजिशन है किसका होता है, तो वाटर उसके अंदर में 80% होता है। इनऑर्गेनिक, तो इसके अंदर में इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जो 1% होता है, कार्बोहाइड्रेट 1%, लिपिड 0.5, प्रोटीन 12%, न्यूक्लिक एसिड 2% और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं वो आपके 5% होते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप इस टेबल को भी थोड़ा सा रिमेंबर कर सकते हैं। अब पूछ लिया जाएगा सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है इसके अंदर में, तो प्रोटीन होता है वो सबसे ज्यादा होता है सेल के अंदर में। कितना होता है भाई, 60% होता है, यानी कि सेल के अंदर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली चीज कौन सी है, प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज्यादा इसके अंदर में पाया जाता है, बाकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए आप प्रोटीन को याद रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा सेल के अंदर में प्रोटीन हो जाता है। ठीक है, मैंने सेल डिवीजन से आप लोगों के लिए बात करी, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर में भाई हमारे जेनेटिक मटेरियल्स हैं जैसे डीएनए और आरएनए, इनके बारे में पूरा डिटेल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, अगला लेक्चर जब मैं डालूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप इन वीडियोस को ना, एक बार में एक चीज़ें याद नहीं होंगी भाई, मैं बार बार आप लोगों से बात करता आ रहा हूँ, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इन लेक्चर्स को ना 2 से 4 बार आप देखेंगे तो आप लोगों को क्लैरिटी आती चली जाएगी सब्जेक्ट के अंदर में। ठीक है, आई होप आपको सेल थ्योरी बिल्कुल समझ में आ रही होगी, चीज़ों को लेके आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी। जो अभी तक आप लोगों के दिमाग में फोबिया था बायोलॉजी को लेके, सेल थ्योरी को लेके, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों का क्लियर होता चला गया होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, और टेलीग्राम का लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में मिल जाएगा। बिल्कुल मजे के साथ में एक कहानी की तरह आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे ना, तो बड़ा आनंद आएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।